कि हमारा विदेशी कर्ज बढ़ के 205 लाख करोड़ हो गया। उस 205 लाख करोड़ का मतलब यह है कि हमारी जीडीपी का 80% जो हिस्सा है वो कर्ज पे है। आज आप देखो, जवान परेशान, किसान परेशान, नौजवान परेशान, ट्रक ड्राइवर परेशाान, महिलाएं परेशान, छात्र परेशान, तमाम दुनिया सारी की सारी परेशान है वो बीजेपी से, बीजेपी सरकार से। और उसके बावजूद भी ये लोग जीत रहे हैं, तो कहाँ से जीत रहे हैं भाई? कौन इन्हें वोट दे रहा है? कौन इनके लिए वोटिंग करके जा रहा है? इतिहास में 75 सालों के लोकतंत्र के इतिहास में कभी भी किसी सांसद को दूसरे सांसद ने गालियां नहीं दी। अरे तुम निष्पक्ष हो, तुम्हारे को डर ही नहीं है किसी चीज़ का, दे दो ना मशीनें इनको, करो इनका मुंह बंद। काहे को यहाँ धरना प्रदर्शन करा रहे हो यार? तोते की जान ईवीएम में है, तोते की गर्दन उमठी, ईवीएम बैन हुई और हम बाहर। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। जिस तरीके से 2024 का चुनावी बिगुल बच चुका है और ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सर किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से अब ईवीएम पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, भरोसा नहीं है, आपको भी लगता है ईवीएम हैक हो सकती है? सर मैंने तो सबसे पहले इस बात को बोला था, आप शायद भूल गए इस बात को। 3 पर्ची लेकर आए थे। हाँ जी, आपको याद आ गया। सबसे पहले मैंने इस मुद्दे को उठाया था। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम इतना मुद्दा आज बढ़ के आगे बढ़ा है और लगातार लोगों में जागरूकता आई है। मैं तब भी कायम था अपनी बात पे, आज भी कायम हूँ। ईवीएम में हेराफेरी संभव है और ईवीएम में हेराफेरी संभव ही नहीं है, हेराफेरियाँ हुई हैं और आगे भी होगी अगर ईवीएम नहीं हटी तो। जो मोदी जी दावा कर रहे हैं इस बार हम 400 पार, इस बार 350 पार, वो ईवीएम के भरोसे ही सारे दावे हैं। 23 में वो इलेक्शन में 15 अगस्त को दावा कर रहे हैं कि 24 में भी मैं ही आऊँगा, वो दावा इसी वजह से है। अदरवाइज ज़मीनी स्तर पे उनके पास कुछ भी नहीं है इस वक्त। वो तो कह रहे मोदी की गारंटी काम कर रही है। कौन सी गारंटी काम कर रही है? कितनी गारंटियाँ उनकी फेल हुई हैं, मैं कितनी गिनाऊँ? अब ईवीएम पे बात करें या मोदी जी की गारंटी पे बात करें? आपको दिखाता हूँ मैं कितनी सारी गारंटियाँ फेल हुई हैं उनकी। अच्छा, गारंटी अब फेल होने की वो भी लिस्ट रखे हैं आप? हाँ, हर चीज़ का प्रूफ आपके पास मौजूद है? रखना पड़ता है सर, क्या करें, बिना प्रूफ के बातचीत करने का फायदा नहीं होता ना, अच्छा नहीं लगता लोगों को। 1 मिनट दिखा देता हूँ मैं उनकी गारंटियाँ फेल, मोदी जी की गारंटियाँ। भ्रष्टाचार के विरुद्ध गारंटी है, अजीत कुमार को बनाते हैं वो गारंटी है। मोदी जी की गारंटी सबसे पहले 100 दिन में मैं काला धन वापस ले आऊँगा। सरकार बनने से पहले की 2014 की गारंटी थी ये। 100 दिन में विदेशों में जमा काला धन वापस आ जाएगा। आज 100 दिन छोड़ो, पूरे 10 साल होने को आ रहे हैं, एक भी काला धन का पैसा वापस नहीं आया और उसमें से ऐड ऑन और हो गया है और बढ़ गए हैं लगातार। दूसरा उन्होंने वादा करा नोटबंदी के टाइम में कि नोटबंदी कर रहा हूँ मैं, इससे सारा काला धन खत्म हो जाएगा। कितना काला धन खत्म हुआ? जिसको उन्होंने काले धन की संज्ञा दी थी कि 500, 1000 और 500 के नोट जो है काले धन के तौर पे मौजूद हैं, उसमें से 98.7% जो है वो सारा का सारा बैंकों में वापस आ गया था। कहाँ रह गया वो काला धन? उसके बाद 15 इतना काला धन है कि जब मैं वापस लाऊंगा तो गरीबों के खाते में 15 लाख तो ऐसे ही आ जाएंगे। जब काला धन ही वापस नहीं आया तो 15 लाख खाते में कहाँ से आएंगे? ऑटोमेटिकली फ्लॉप हो गई। पेट्रोल डीजल 35 रुपये प्रति लीटर कर दूंगा, 2014 का वादा करा गया होता, और आज सब जानते हैं पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ऊपर है, लगभग 100, 102, 105, 107। सीधी सी बात है, रुपया मजबूत होगा। रुपया मजबूत करने के नाम पे उन्होंने डॉलर उस टाइम 60 रुपये था और आज डॉलर 83 रुपये है। रुपया कितना गिर गया हमारा। 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा। 2022 छोड़ो, 2023 भी खत्म हो गया, 2024 की आज शुरुआत हो गई है। कौन सी स्मार्ट सिटी आज तक तैयार हुई है? उनका अपना एक वाराणसी संसदीय क्षेत्र है जिसको उन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी थी कि मैं इस वाराणसी को स्मार्ट सिटी बना दूंगा। अभी पीछे मैं सितंबर में वाराणसी गया था, सितंबर अक्टूबर में वाराणसी में था। एकमात्र स्टेशन को छोड़ के और उसके आसपास का जो 1 किलोमीटर का दायरा उसको छोड़ के अंदर के आप वाराणसी में जाओ, सारा का सारा वाराणसी आपको वैसा का वैसा ही मिलेगा जैसा वो था। वाराणसी में बदलाव क्या हुआ? जो उन्होंने कॉरिडोर बनाया काशी विश्वनाथ का, आसपास के छोटे मंदिर तोड़ के, वो सब तोड़ के जो उन्होंने उसको एक विकास में अगर आप गिन लो तो गिन लो। उसके अलावा 80 घाट पे हम गए, सारी की सारी गंदगी वहीं की वहीं मौजूद। जहाँ गंगा घाट पे आरती होती है लगातार गंदगी मौजूद, लगातार वहाँ पे सुअर लेट रहे हैं, लगातार गंदगी। लेकिन लोग जाते हैं, क्या करें, लोगों की आस्था जो है वो इन सब चीज़ों को नहीं देखती। घाट गंदे हैं, बैठ गए, कोई बात नहीं, गंगा आरती तो हो रही है जी, गंगा जी में हमारी आस्था है, कोई बात नहीं, हार फेरा के बाहर के बाद में उठते टाइम अपना झाड़ लिया पेंट को, ये चीज़ थी। उसके बाद आपका आता है स्मार्ट सिटी के बाद आपके आते हैं 2022 तक गंगा का निर्मलीकरण, गंगा को हम साफ कर देंगे। 2022 से पहले आपको याद होगा 2020 में उमा भारती जी थी, उन्होंने कहा था गंगा साफ हो जाएगी, अगर साफ नहीं हुई तो मैं जल समाधि ले लूँगी। लास्ट मोमेंट जब आना शुरू हो गया उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पत्रकारों ने उनसे सवाल करा कि आपने तो इस तरह से बात बोली थी कि मैं जल समाधि ले लूँ, कि अब मैं मंत्री थोड़ी हूँ, अब मेरी क्या जिम्मेदारी? अब जो मंत्री है उससे पूछो गंगा साफ क्यों नहीं हुई। 2022 भी खत्म हो गया, गंगा का हाल आज भी वहीं का वहीं है। आज भी कानपुर के नाले और इलाहाबाद के नाले उसमें सारे गिर रहे हैं, आज भी गंगा मैली की मैली है। वाराणसी में भी गंगा मैली
है। उसके बाद नीचे आप उतरते चले जाओगे, जितना नीचे जाओगे बिहार और जहाँ तक गंगा बह रही है, लगातार हर जगह गंदगी है, लगातार गंगा का बुरा हाल हुआ। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम वर्ल्ड क्लास के लेवल पे रख सकते हैं? कोई भी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में भी हमारे पास है कि जिसे हम कहते हैं हाँ ये चीज़ हमारी वर्ल्ड क्लास लेवल पे आई है। एक उन्होंने अपने गुजरात में इस चीज़ को एक तैयार करा है 10 सालों बाद, वो जो डायमंड सिटी बनाई है उन्होंने, उसको हम इस बात में मान सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक चीज़ के लिए और वादे करेंगे अनेकों के। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। मैं मानता हूँ सूरत में उन्होंने जो बनाया हब बनाया, डायमंड हब, वो है वर्ल्ड क्लास लेवल का है। उसके बाद आया कि जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे। आज अभी 4 तक भी क्रॉस नहीं हुई है। और उस इकोनॉमी में 80% हमारा लास्ट ईयर की आपकी अभी लास्ट मंथ ही आई है, लास्ट मंथ, हाँ क्योंकि अभी तो जनवरी चल रहा है। IMF की रिपोर्ट आई है कि हमारा विदेशी कर्ज बढ़ के 205 लाख करोड़ हो गया। उस 205 लाख करोड़ का मतलब यह है कि हमारी GDP का 80% जो हिस्सा है वो कर्ज पे है आज। अगर आप 4 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ा रहे हो और उसमें 80% कर्ज का हिस्सा है, तो फिर ये क्या आपने विकास करा भाई? आपने तो कर्ज का विकास करा। किसानों की आय दुगनी होगी। कौन से किसानों की आय दुगनी होगी? किसान आज भी अपनी परेशानी से जूझ रहे हैं, आज भी वो एक एक पैसे को तरस रहे हैं, आज भी वो आत्महत्या कर रहे हैं, आज भी उन्हें फसलों का दाम नहीं मिल रहा। MSP को लेके इन्होंने कहा था कि मैं MSP को लेके कानून बनाएंगे। अब फिर दोबारा इस पर आंदोलन होना शुरू हुआ है कि MSP का कानून बनाओ। अभी तक तो नहीं बना। उन्हें आश्वासन दे दिया गया था कि हाँ MSP का कानून बनाएंगे, जब इन्होंने वापस लिया था। उसके बाद आगे गैस सिलेंडर सस्ता होगा। 450 रुपये उस वक्त चलता था, 450 से 1100 रुपये तक पहुँचाया पिछले उसमें राखी पे। 5-7 साल बाद, 8-9 साल बाद जाके 200 रुपये घटा दिए कि बहनों को मैं तोहफा दे रहा हूँ। इससे पहले बहनें याद नहीं आई थी 7 साल, 8 साल, 9 साल तक। तब क्यों नहीं याद आई? तब क्या हो गया था बहनों को? तब बहनें कहाँ थी भाई? तब आपने 200 रुपये सस्ता करके 450 पे 10 रुपये बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके सड़कों पे बैठ जाती थी। अब वो 450 से 900 बिक रहा है, अब उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अब वो सिलेंडर यूज़ ही नहीं करती लग रहा है। उसके बाद आया भ्रष्टाचार जड़ से खत्म होगा। भ्रष्टाचार जड़ से खत्म करने के नाम पे इन्होंने, शुभेंदु अधिकारी था, भ्रष्टाचारी था पश्चिम बंगाल का, उसे अपनी पार्टी में शामिल कर दिया, वो वहाँ भ्रष्टाचार जड़ से खत्म कर दिया क्योंकि वो पार्टी में शामिल हो गए। नारायण राणे था, उसे उन्होंने वो लिया, अपनी पार्टी में शामिल करा, वहाँ उन्होंने नारायण उसे क्लीन चिट दे दी। अजीत पवार है, ताज़ा सबका सबसे बड़ा उदाहरण, चक्की पीसिंग। अब वो चक्की उल्टी चल के इनके घर में चलनी शुरू हो गई है क्योंकि वो 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे कभी वो, और आज वो किसी भी आरोप में नहीं है। अपने वो मुख्यमंत्री बने बैठे, वित्त विभाग का उनके पास वो है। हेमंत बिस्वा शर्मा, जल घोटाले का उसके ऊपर आरोप था 2014 तक, 15 में उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आज वो हेमंत बिस्वा शर्मा पे बात करने को तैयार नहीं होते। अमित शाह जी से पूछा जाता है, सर हेमंत बिस्वा शर्मा जी भ्रष्टाचारी थे या नहीं? अरे छोड़ो भैया, ऐसी बातें नहीं करते। ये इनके वादे पूरे हैं। बाकी आगे जुमलेबाजी जारी है, लगातार जुमलेबाजी जारी है, अभी भी जुमलेबाजी है। और है क्या इसके अलावा? वो तो कह रहे मोदी की गारंटी पे काम। ये गारंटी अभी आपको सामने तो गिनाएं तो सही, इनमें से आप मुझे बता दो एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। एक भी गारंटी पूरी नहीं, तो आगे कौन सी पूरी हो जाएगी? लेकिन बीजेपी कह रही मोहर लगा रही है जनता उस पर। तो मोहर लगाने का टाइम अगर आ जाएगा तो बीजेपी को वास्तव में मोहर नहीं लगेगी। अभी बैलेट का प्रॉब्लम है। अभी वो पीछे डेमो दिखा रहे हैं कि वोट किसको जा रहा है और जा किसको रहा है। आराम से उन्होंने डेमो करके दिखा दिया। इसी चीज से वोट बटे। वो देखिए पीछे, आप थोड़ा सा उधर घुमा दीजिए कैमरा, दिखाइए, उधर दिखाइए। हाँ, उधर दिखाइए कि डेमो हो रहा है और लाइव, उधर वो डेमो हो रहा है, लाइव दिखाया जा रहा है कैसे ईवीएम की हैकिंग हो सकती है। और मिश्रा जी वही मौजूद हैं जिन्होंने ईवीएम पर, शर्मा जी जिन्होंने सवाल की उठाया था और ईवीएम को पूरे तरीके से एक पर्ची लेकर आए थे और बता दिया था कि किस तरीके से हैकिंग होती है और कैसे कैसे उसमें पूरा भ्रष्टाचार होता है। तो आपको लग रहा है कि ईवीएम बंद होगा? होनी चाहिए, लग रहा है अलग चीज़ है और होनी चाहिए अलग चीज़ है। लग तो हमें रहा है होनी चाहिए, लग हमें रहा है कि नहीं होगी क्योंकि बीजेपी की पोल पट्टी खुल जाएगी, बीजेपी का बैंड बज जाएगा ईवीएम बैन होते ही। बीजेपी के जितने दावे हैं सारे के सारे हवाई हो जाएंगे अगर ईवीएम बैन होगी। आज बीजेपी जितना चौड़े हो के बातें करती है, अमित शाह जितना हो के जितने संसद में दिख रहे हो इतने भी नहीं रहोगे, और हम तो 350 पार है, 400 पार है, तो वो इसी वजह से है। वो ईवीएम माता की कृपा है, वोट की कृपा नहीं है। वोट आज की डेट में भी कांग्रेस को ज़्यादा मिल रहा है इनसे। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हमारे कार्यकाल में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। लोकतंत्र इतना बड़ा मजबूत हुआ है, 143 शासन सस्पेंड कर दिए, इतना बड़ा लोकतंत्र मजबूत तो हो गया। सही कह रहे हैं वो। उनके लोकतंत्र के इतिहास में, 75 सालों के लोकतंत्र के इतिहास में कभी भी किसी सांसद को दूसरे सांसद ने गालियां नहीं दी। बड़वा कटवा मुल्ला उग्रवादी नहीं बोला। इतना मजबूत हो गया कि भरी संसद में एक बंदा दूसरे को बोल रहा है
और मोदी जी की उस पे ऊपर जबान नहीं खुली कि मेरे सांसद ने गलत करा। कोई सवाल देखा आपने? दानिश अली जी के बात कही गई थी बात, बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं बोला। ऐसा लोकतंत्र मजबूत होता है। जब राहुल गांधी जी विदेशों में जाके कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र मजबूत नहीं हो रहा, कमजोर करा जा रहा है, उसे लगातार दिक्कत करी जा रही है, तब वो कहते हैं कि हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। विदेशों में जाके राहुल गांधी जी बेइज्जती करते हैं, लोकतंत्र पे सवाल उठाते हैं। जब उसी लोकतंत्र में, उसी संसद में 143 सांसदों का सस्पेंशन हो जाता है, तब वो क्या वो खबर नहीं बनती? तब क्या इंटरनेशनल मीडिया आंखें मूंद लेता है? तब क्या इंटरनेशनल मीडिया को नहीं दिखाई दे रहा होता कि इन्हें भारत में 143 सांसदों का सस्पेंशन कर दिया गया? तब लोकतंत्र मजबूत हो रहा है कि कमजोर हो रहा है? आप बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से अपना पास कराते चले जाते हो, लगातार चर्चा नहीं कराते, आप वोटिंग नहीं कराते, आप बस धड़ 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 टेबल थपथपा दी गई और ऑर्डिनेंस पास। दिल्ली का ऑर्डिनेंस पास, दिल्ली में इतनी बुरी तरह ये हारने के बाद इन्होंने फिर उसी पे कब्जा करने के लिए ऑर्डिनेंस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी शक्तियां दिल्ली सरकार के पास रहेंगी। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। ये लोकतंत्र है? क्या ये लोकतंत्र है? अगर ये लोकतंत्र था तो आप ऑर्डिनेंस क्यों लेके आए? क्यों लेके आए आप ऑर्डिनेंस? आप जनता ने जिसको चुना है आप उसको काम करने दीजिए। तो ये तो चाहते ही नहीं। लेकिन बीजेपी कह रही है आज़ाद भारत में सबसे पहली बार ऐसा निष्पक्ष चुनाव आयोग मिला है कि इससे पहले कभी नहीं था। निष्पक्ष चुनाव आयोग की बात करते हैं तो निष्पक्ष चुनाव आयोग था 97-98 के आसपास, 94-95 जब टी.एन. शेषन साहब थे। उन जैसा मैंने चुनाव आयोग ना देखा, ना सुना, ना ऐसा कोई होगा। आज की डेट का निष्पक्ष चुनाव आयोग कितना बड़ा निष्पक्ष है, इसी बात से सवाल मिल जाता है कि कल ये सारे लोग गए थे कि हमें 50 मशीनें दे दो, हम तुमसे मिलने का समय मांग रहे हैं। चुनाव आयोग ना समय दे रहा, ना इन्हें मशीनें दे रहा। अरे तुम निष्पक्ष हो, तुम्हारे को डर ही नहीं है किसी चीज़ का, दे दो ना मशीनें इनको। करो इनका मुंह बंद, काहे को यहाँ धरना प्रदर्शन करा रहे हो यार? खत्म करो कहानी को। मैं पाक साफ हूँ भाई, मेरी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं, मेरे चश्मे के दोनों शीशे सही हैं। तुम कह रहे हो एक टूटा हुआ है, ले मेरा चश्मा चेक कर ले, टूटा हुआ है तो दिखा दे, नहीं टूटा हो तो साबुत है, बात खत्म हो गई। छोटे छोटे उदाहरण है इसमें, क्या बात करिए। चुनाव आयोग निष्पक्ष है और ईवीएम ठीक है, दे दो इन्हें, करा लो बैलेट पेपर से चुनाव। दिक्कत क्या है? मोहर लगने दो। वोट तो मोदी जी की गारंटी पे पड़ेंगे, तो वोट तो चाहे ईवीएम में पड़े चाहे फिर वो ठप्पा लग के पड़े। अगर मोदी जी को कॉन्फिडेंस है तो दे दो एक बार इन्हें चांस, पर वो नहीं देंगे। उन्हें पता है कि मेरी पोल पट्टी खुल जानी है। अरे बैलेट पेपर से होगा तो लूट ज़्यादा हो जाएगी, ट्रक लूट ले जाएंगे। कैसे लूट हो जाएगी? आपका अर्धसैनिक बल क्या काम कर रहा है? भारत के बाद 17 लाख का टोटल आर्मी की वो है, जिसमें अर्धसैनिक बल वगैरह मिला के 5.5 लाख बैठते हैं। आप उन्हें एक दिन के लिए ड्यूटी पे लगाओगे, कौन लूट लेगा? कैसे लूट लेगा? सरकार के बिना के पत्ता भी हिलता है क्या? मर्जी के बिना।